हेलो ठीक। दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने टॉक शोज के अंदर विद्वानों को बुलाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनसे आज के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस टॉक शो के कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें शायद किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। श्री विनोद शर्मा जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ आए। श्री विनोद शर्मा जी, 40 साल का गहन अनुभव भारत की राजनीति, विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक ताना बाना, शायद जितनी गहन समझ इनको है इन विषयों के बारे में, भारत में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो पत्रकारिता से जुड़े हैं या बाकी जो डोमेन्स हैं उनसे जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। शुक्रिया। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो इस टाइम निकल कर आ रहा है, जो मेरी नजर में जिसे मैं सोच रहा हूं, वो है जिसे पिछली बार देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी को बचा लिया था, वो था गांव। इस बार जो रूरल स्ट्रेस निकल कर आ रहा है, जो कि इस समय देखने में आ रहा है, हजारों में मौत भी हो रही हैं और साथ में पिछली बार शहरों से जो माइग्रेशन हुआ था तो गांव ने संभाल लिया था उनको। इस बार कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि इस टाइम तनाव में है, डिस्ट्रेस के अंदर है। ये रूरल जो डिस्ट्रेस पैदा हुआ है, यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की व्यवस्थाएं नहीं है। एक साल तो हमने गवा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरुआती टिप्पणी आपको आपकी रूरल स्ट्रेस से हम लेना शुरू चाहेंगे सर। ये देखिए, जो ये कोविड 19 का सेकंड फेज है, जब दूसरा पीक जिसको बोलते हैं वेव। वेव एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हमारे जमाने में वेव्स तो हम लोग समुद्र तट पे वेव्स देखने जाया करते थे। यहाँ पर एक सिनेमा हॉल है हमारे नजदीक ही बगल में, का नाम वेव्स है। लेकिन ये जो वेव हम देख रहे हैं, ये बीमारी की जो वेव है, ये बदकिस्मती से, जैसा कि आपने अभी ध्यान करवाया, लोगों को आकर्षित किया, ये देहातों में पहुंचा हुआ है। और देहातों में जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, या जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं, वो जो है बहुत ही क्षीण स्थिति में है। वो किसी भी मॉडर्न कंट्री के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है कि इस तरह का सिस्टम देहातों में है। और उसके चलते ना तो रिपोर्टिंग हो रही है, ना ट्रीटिंग हो रही है, ना ट्रेसिंग हो रही है। भी आप स्टेप्स बोलते हैं कोविड 19 को कंटेन करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस बीमारी का, इस संकट का जो आयाम है, जो इसका इसका जो डिमेंशन है, उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान ना होने के बाद एक और जो बड़ी वो ये है कि सरकारों की टेंडेंसी ये होती है कि बीमारी को छुपाएं, संकट को छुपाएं, जितना नुकसान हो चुका है उसको कम करें। तो जब आपके पास सही डायग्नोसिस नहीं होगा, एक बहुत पहले हमने किताब पढ़ी थी, एक पैथोलॉजिस्ट पे, द फाइनल एनालिसिस, और उसमें अगर आपने वो किताब पढ़ी हो तो उसमें बेसिक जो कहानी वो ये है, एक पैथोलॉजिस्ट है जो मॉडर्न टेक्निक से जांच करता है, और दूसरा जो पुराने तरीके से जांच करता है। और जो मॉडर्न तकनीक वाला है वो समय पर जांच कर समय पर बता देता है मरीज को, और समय पर उसका इलाज करता है। जो दूसरा है, वो जब मरीज मर गया होता है उसके बाद उसकी जांच रिपोर्ट है। तो ये जो फाइनल एनालिसिस किसी भी स्थिति में होना चाहिए, भले ही किसी व्यक्ति का संकट है, वो इन्फेक्ट हो गया है कोविड 19 से, भले ही क्षेत्र कोविड 19 से इन्फेक्ट हो गया है, और या फिर ये पता है कि कितने लोग बीमार हैं, लेकिन उसको इलाज करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, और उसको बिताने में देर हो रही है। तो जो आपको वेरियस स्टेजेस पे डिले इन कम्युनिकेशन है, और एक्सेप्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस की जो जरूरत है, आप तो
एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंध रखे हैं आपने, कि ये काम जो है वो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, आपके स्तर के नहीं लेकिन दूसरे स्तर के, उनका काम है कि ये सब जांच पड़ताल करके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहुंचाते हैं। और स्टेट का ये काम है कि वो अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाते हैं। अब ये कितनी ईमानदारी से हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न। और इस सब के चलते मैं जो समझता हूँ संकट है, ना उस संकट के आयाम का ज्ञान है हमारे पास, और ना ही उस संकट का जो रिस्पॉन्स है उसके प्रोपोर्शन की सुटेबिलिटी जो है उसका ज्ञान है। और ये सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है। और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक जीवन सुरक्षित करने की कोशिश में ज्यादा है और लोगों का स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम है। तो ये एक सीरियस चैलेंज है, जैसे कि चैलेंज से निपटने के लिए उसके बराबर का रिस्पांस जनरेट करें, और उसके लिए हमको एक ऑनेस्ट डाटा कलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। और आने वाले वक्तों में भी कितना हो पाएगा, इसमें भी एक बड़े सवाल है मेरे मन में, कम से कम। बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले वक्त में भी कितना बंदोबस्त हो पाएगा, क्योंकि सेकंड वेव सो कॉल्ड जो आई थी वहीं पे गलती कर बैठे पढ़ने के अंदर। अब थर्ड वेव की बात तो हो रही है, लेकिन गांव के अंदर इन परिस्थितियों का पैदा होना कहीं ना कहीं हेल्थ व्यवस्था के जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही है। और अब जो आज एक एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट भी जो आई है वो भी यही कह रही है कि गांव के अंदर भारी संख्या में लोगों को जो भी थोड़े बहुत उनके पास पैसे थे उसमें उन्हें हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ा है, और वो 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक हैं, जिसकी वजह से उनकी जो खुद की जो घर की इकोनॉमी है टूट चुकी है। और खास तौर से जो आज भी रिपोर्ट्स आई हैं एफएमसीजी की, आरबीआई की भी हैं, ऑटोमोबाइल की, जो उनको थोड़ी बहुत बिक्री नजर आनी लग रही थी रबी की क्रॉप के बाद, वो इतने हैवी हेल्थ एक्सपेंसेस के बाद विलेजेस के अंदर वो अब इस पूरे के पूरे क्वार्टर को या अगले क्वार्टर को वॉश आउट समझ बैठे हैं सर। ये परिस्थिति सर निकल कर आ रही है। ये बात सही है, ये इकोनॉमिक चैलेंज है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इससे हम निपट सकते हैं। जब हम आज के दिन प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, आज के दिन प्रॉब्लम डिमांड की है, जैसे कि आपने अभी कहा। और पहले वाला जो वेव था, पहले वाला जो पीक हुआ था, उसमें डिमांड जो थी और उसमें जो प्रॉब्लम थी वो सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम उस वक्त वो पहला हमारा एनकाउंटर था और हम लोगों को ज्ञान नहीं था कि किस तरह से सप्लाई लाइन्स जो है तो उसको चालू रखनी है, उनको चालू रखना है। लेकिन वो एक्सपीरियंस हमारे पास है। सप्लाई लाइन्स ब्रॉडली जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है और वो चल रही है। उसका एक नमूना ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाती है, तो वो तो सही है। लेकिन लोगों के पास जब डिमांड का संकट होता है तो उसका मतलब सवाल ये उठता है कि लोग क्या पैसा खर्चने से गुरेज कर रहे हैं या उनकी बाइंग कैपेसिटी क्षीण हो चुकी है। अब पैसा खर्चने से लोग गुरेज करते हैं जिनके टाइट बजट होते हैं, और घर में एक बीमारी हो जाए तो जो गरीबी रेखा से ऊपर थोड़े से होते हैं वो एकदम गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। और वहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बावजूद इसके कि हमारी जो इकोनॉमी है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेट को जो है वो एकला चलो रे वाला नारा उठाकर लोगों तक पहुंचना, और इसीलिए जो स्लोगन्स होते हैं जैसे कि आपके द्वार पे सरकार, जिस स्लोगन पे ममता बनर्जी जी की है, जिस स्लोगन पे अरविंद केजरीवाल लोगों के घर तक राशन पहुंचाना चाहते थे, उनका जो रेलेवेंस है, इट गोज होम, इट कम्स होम। पता चलता है कि अभी भी भारत में भारी जनसंख्या है जो कि स्टेट पर निर्भर करती है, और स्टेट जो है पूरी तरह से अपनी नहीं कर सकती। के दिन जो स्टेट
इन तबकों के प्रति वो और भी प्रखर होकर उजागर होती है। और क्या हमारी जो तात्कालीन सरकार है, और मैं सरकारों को और स्टेट को जुदा जुदा तरह से देखता हूँ जी, लेकिन इस समय में, इस संकट के समय में सरकार को, जो कि पर्स स्ट्रिंग्स कंट्रोल करती है, जो बजट बना के पेश करती है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करती है, जो लोगों को टैक्स कट देती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करती है ताकि हम इंपोर्ट कर सकें दवाइयाँ, हेल्थ इक्विपमेंट, ये सब स्तर पे सरकार को सजग होकर काम करना। लेकिन इसमें भी ये पहले मानना तैयार कि जो संकट है वो कितना भयावह है, कितना उसका विस्तार क्या है। तो ये फिर उसी बात पे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बोल रहे हैं परस्पर, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, आरबीआई बोलता है, आपको आरबीआई बताएगा कि क्या स्थिति है हमारी इकोनॉमी। आपको बहुत से और इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सक्रिय हुआ कि नहीं अभी तक। जो कंजम्पशन के डाटा आपको पहुंचाते हैं लोग, या लोग ये कहते हैं कि चलेगी, पर आजकल जो हम आंकड़े देखते हैं अखबारों में, वो आंकड़े सब डरावने वाले, हतोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को, जो विपक्ष उसको परस्पर ये कह रहा है कि आप पुट कैश इन द हैंड्स ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में पैसा थमाओ, पेचेक्स, पेचेक प्रोटेक्शन, और आप वो दरिया दिली से करो। ये जमाना अब वो फिस्कल डेफिसिट देखने वाला जमाना नहीं। अगर फिस्कल डेफिसिट को बचाकर आप एक बड़ा हेल्थ डेफिसिट इस देश में खड़ा कर देते, एक बड़ा राइट टू लाइफ डेफिसिट इसमें खड़ा कर देते हैं आप, तो मैं समझता हूं कि आप देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सरकार के हित में काम कर रहे हैं। और ये समय ऐसा है जहां पर सरकार को, जो कि आगे जानी चाहिए, और जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक दूसरे के साथ ताउन करके काम करना पड़ेगा। और इसी के चलते मैं इस क्रिटिसिज्म का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अगर वोरा साहब जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता तो जो आज के दिन थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है ऑक्सीजन सप्लाई की, वो नहीं होती। हमने कभी नहीं देखा कि इस देश में, हमने कभी नहीं देखा था पहले कि इस देश किसी के हमारे देश में लोग ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की कमी का, बहुत बरस पहले मैंने जब पानी के सैशेस बिकते हुए देखे तो पानी बेचना है, और मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि मैं नहीं बेचना है। वो जो बड़ा अचरज वाली चीज लगती थी, आज के दिन वो एक लाइफ का, हमारी आपकी जिंदगी का एक फैक्ट है। और ये तो ऑक्सीजन शॉर्टेज तो अब हुई, मैं पिछले साल कोई 8-10 कोविड से पहले मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट सिटी मॉल है दिल्ली में, वहां गया था, तो वहां से निकल रहा था तो एक दुकान थी जिसमें कि लिखा हुआ था कि यू नो हैव ब्रीथ फ्रेश ऑक्सीजन, और वो 250 रुपए लेके आपको 10-20 मिनट के लिए फ्रेश ऑक्सीजन का मास्क लगा देते थे आप लोगों को। और उसका दावा ये था कि आप 15-20 मिनट फ्रेश ऑक्सीजन लेकर देखिए और उसका आप, उस पर क्या असर होता है आपके मनस्थिति पे, बाद में पहचान लेंगे। तो मनस्थिति पे तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, ऐसा लगा कि हमने कुछ देर के लिए फ्रेश ऑक्सीजन जो है अपने शरीर के अंदर, अपने फेफड़ों को दी। लेकिन और जिस चीज के लिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं, जिसके करने जाते हैं, कि हमारे जो शहर हैं उनमें उनमें जो स्थिति है अर्बन डिके की, हमने देखिए कंक्रीट के जंगल बना दिए, और उसके बाद हमने कहा कि अब इनको स्मार्ट सिटीज में तब्दील करें।
देखिए ये सब मुल्कों ने गलती की है, और कुछ बरस पहले मुझे ये बात, माइक ठीक कर लीजिए, कुछ आवाज बीच में कट कट जा रही हाँ थी आपकी। ये बात मुझे शायद कपिल सिब्बल ने बताई कि वो मिनिस्टर इन वेटिंग थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आया हुआ था, शी जिनपिंग ने इनके इनके प्रेडिसेसर। तो वो कपिल ने मुझे बाद में बताया कि जब वो उसको ले जा रहा था, जब वापस जहां पर उनको ठहरना था, तो वो चाइनीज प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई, यू हैव गॉट अ वेरी ग्रीन सिटी, वी क्रिएटेड अ बिग मिस्टेक in not ensuring the green cover when we are creating Shanghai और बीजिंग। और सच्चाई ये है, आप बीजिंग में चले जाइए, आपको चिड़िया नहीं मिलेगी, चिड़िया तो खा गए वैसे, लेकिन आपको हरे पत्ते बहुत कम मिलते हैं। शंघाई में भी यही स्थिति है। हमारे यहाँ भी बहुत से शहरों में अब इंक्रीमेंटली यही बात होती है। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो सस्टेनेबल ग्रोथ, वो सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हमारे बहुत से शहरों में नहीं हुआ, और उसके चलते जो एवरेज हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो हमारे शहरों में, बड़े शहरों में खासकर, वो बहुत ही चिंताजनक हैं। अब ये तो दुनिया में भी डायबिटीज, सेकंड पर्सन एज अ डायबिटीज को आज के दिन को मॉर्बिडिटी। अब जब आपने इलाज करवाना है कोविड का, तो हो सकता है कि डॉक्टर आप स्टेरॉइड्स दे, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें बाय वे ऑफ पब्लिक आउटरीच लोगों को समझाने की जरूरत है, और जब हम बड़े शहरों में नहीं कर पाए तो ये सब चीजें जो हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो स्थिति है, उसका जो हेल्थ हेल्थ बुलेटिन है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था का हेल्थ बुलेटिन उतना खराब नहीं है जितना कि पहले दौर में था कोविड-19 के। लेकिन ये कोई सेलिब्रेशन करने की बात नहीं है, ये एडुकेट प्रोटेक्शन के स्टेप्स लेने वाली बात एकदम है। वो सबसे पहला कि जो डिमांड की कमी है उसको पूरा करे केंद्र की सरकार, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश इन हैंड दे दो उनको। एक यूनिवर्सल इनकम की बात होती है हमारे देश में, यूनिवर्सल इनकम जो है पक्की मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को इस देश में, भले ही वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। और सीरियसली हम सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि देखिए अगर हम उस पर नहीं सोचेंगे तो फिर हम समझते हैं कि हम एक लंबी बीमारी पाल लेंगे, इकोनॉमिक बीमारी कहते हैं, अर्थव्यवस्था जो है आईसीयू में चली जाएगी। क्योंकि जब 1998 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जो 2008 का, तो जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी बोलते हैं, मेल्टडाउन एक्सट्रीम वर्ड। उस वक्त चीन ने उस वक्त कहा था कि हम डिमांड जो है अपनी डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करें, क्योंकि उसके पास वो कुशन था, उस पॉपुलेशन का। हमारे पास भी उस पॉपुलेशन में कुशन है, हम अपनी इकोनॉमी को जिंदा कर रख सकते हैं अगर हम डिमांड जनरेट करें। क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो तो जो दुनिया में बाहर जो स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो इफ यू कीप योर ओन इकोनॉमी रोबस्ट एंड हेल्दी, then and generate demand within, as they say, then I think you'd be able to tide through this crisis. और इसके लिए सरकार को सिर्फ अपना ही दिमाग नहीं, जो सुझाव उसको मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी तरफ से ये एक सुझाव समझ लीजिए जो कि जहां जहां आपके पास गुड एडवाइस अवेलेबल है वहां से एकदम, मैं समझता हूँ जरूरत है आज के दिन
मैंने तो ट्वीट भी किया था कल परसों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बात कर दो सुझाव मांगे थे। तो मैंने कहा कि मेरा सुझाव है कि जीएसटी काउंसिल की तरह हेल्थ काउंसिल बनाइए और उसका नेतृत्व आप अपनी तरफ से, केंद्र की तरफ से, भले ही हेल्थ मिनिस्टर को दीजिए या फाइनेंस मिनिस्टर को दीजिए या खुद रखिए अपने पास, या गृह मंत्री को दीजिए, और जितने भी स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो जीएसटी काउंसिल में, वो हेल्थ काउंसिल में बैठे, और उनका अधिकार उतने ही हो, वही अधिकार हो इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन एलोकेशन। बिल्कुल, जो अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है कि इस पे जीएसटी कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, और वो डिमांड के हिसाब से वो जो वस्तुस्थिति होती है उसको पढ़ के उसके बाद वो फैसला लेते हैं। तो एक अगर हेल्थ काउंसिल हमारे देश में बन जाए जिसमें कि सब हेल्थ मिनिस्टर पूरे देश के जो है वो एक, और इसलिए उसमें ताउन की बहुत जरूरत है। अब जब एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी है, उसमें अंडरस्टैंडेबली जो सेंटर का रोल है आता है, तो एक तरह से एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हो गया, समझ। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूं। और इसलिए तो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ उसमें बैलेंस की जरूरत है, वो बैलेंस बहुत बनाना जरूरी है। तो हेल्थ काउंसिल एक बन जाए, उसी तरह से एक ये अर्थव्यवस्था के लिए, वित्त व्यवस्था के लिए भी मैं समझता हूँ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स में, जब आपके पास पक्ष में ऐसे इश्यूज को समझने वाले लोग बैठे हैं, और मैं इसमें नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसकी पूरी दुनिया में कूदती बोलती थी एज एन इकोनॉमिस्ट, और मैं समझता हूँ जो हमारे वामपंथी लोग, वो लोगों से आप शायद आपके विचार उनसे ना मिलते हो, लेकिन अब कभी ये नहीं कह सकते कि इन लोगों को इश्यूज की समझ नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जो लेफ्ट का इंटरवेंशन है वो एक भारी एंटीडोट हो सकता है, और उसका एक नमूना पेनेरी विजयन है, जिस तरह से उसने वहां पर अपनी स्टेट में, हालांकि वहां पर भी संक्रमण के केसेस बढ़े हैं बहुत, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था है, हेल्थ केयर की व्यवस्था है, मैं समझता हूँ उससे पूरा देश को सीखना चाहिए। मनभेद को हटाकर एक दूसरे से सीखने की बहुत जरूरत है। पूरे जितने रिसोर्सेज हैं नेशनल रिसोर्सेज, और नेशनल रिसोर्सेज सरकार कहती रहती है कि आप जो आज के दिन जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज के दिन जरूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उन्होंने कहा था कि मैं टीम इंडिया का नेतृत्व करूंगा, वो सिर्फ टीम बीजेपी नहीं, वो टीम इंडिया होगी। आज के दिन टीम इंडिया बनाने की जरूरत है, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जहां तक हमारे ये पैंडेमिक का सवाल है, और जहां तक लोगों को राहत पहुंचाने का सवाल है। इन सब इश्यूज पे एक नेशनल अप्रोच लेकर चलने की जरूरत है, जिससे कि वाद विवाद ना हो, तू मैं ना हो, और जो बात होनी है वो दरवाजे के पीछे बंद कमरे में हो जाए, और बाहर निकल के ये सब लोग हाथ में हाथ 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 तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन बराबर की मुस्कुराते हुए चेहरे साथ बैठ के हमको बताएं कि इन्होंने क्या फैसले लिए, लेकिन वो बदकिस्मती हो नहीं रहा। कोई संवाद बीमार की, आदमी बीमार अवस्था में पड़ा हो और दो बेटे झगड़ रहे हो, तो बीमार जो है वो ठीक होने की विल पावर खो देता है। ये डॉक्टर भी बताते हैं ये बात। बिल्कुल। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक हेल्थ काउंसिल की बात की है, टीम इंडिया या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात वो होती रही थी, लेकिन धरातल पर वो चीजें इतनी नजर नहीं आई। लेकिन एक चिंता, चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन का हो, या कोई भी हो, वो चिंता ये निकलती है कि राज्यों की स्थिति लगातार ना केवल कमजोर बल्कि जर्जर होती जा रही है। उनके पास इतने वित्तीय साधन ही नहीं है कि वो अपनी बातों को, अपने खासतौर से टारगेट्स को आगे बढ़ा सके। केंद्र अगर राज्यों की मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर राज्य कमजोर हैं तो केंद्र भी कमजोर है।
ऐसा नहीं हो सकता कि 10 जो कमजोर राज्य मिलके एक स्ट्रॉन्ग केंद्र बना दे या देश बना दे, नहीं हो सकता। कमजोर राज्य मिलके एक कमजोर देश ही बनाएंगे। राज्यों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। अगर उनकी स्थिति, उनको आप बेहाल छोड़ देंगे, उनको कॉम्पनसेशन सेस के लिए फाइट करना पड़ेगा, या उनके पास वित्तीय साधन नहीं होंगे, तो देश सशक्त कैसे हो जाएगा सर? नहीं, आपने तो एक फंडामेंटल सवाल, और इस सवाल पे तो बड़ी विस्तृत चर्चा की जरूरत है, होती भी रही है पहले, और इट इज एन अनएंडिंग डिबेट। बिल्कुल। और ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे भी लगता था जब वो सत्तारूढ़ थी, बीजेपी भी लग रहा है। देखिए, जो ये जीएसटी की व्यवस्था है, वन कंट्री वन टैक्स, इस व्यवस्था के चलते जो ऐसा मिलना चाहिए, जो शेयर में टैक्सेस का जो रेवेन्यू है, वो जो उनके शेयर, वो उनको नहीं मिल रहा है। और ये बीमारी के चलते तो बिल्कुल हालात उनके बहुत खराब हो गए। तो ये बात सच है कि सरकार, जो सरकारें हमारे प्रांतों में, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और उसके चलते जिस मजबूती से उनको लड़ना चाहिए इस बीमारी से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उनको टू फाइट दिस बैटल अगेंस्ट कोविड, वो नहीं हो पा रहा है। और ये कहना कि भाई वहां का जो तंत्र है वो निष्क्रिय है, भाई तंत्र तो कई जगह पे निष्क्रिय है, लेकिन केंद्र जो है आज के दिन, उसका दायित्व, मुख्य दायित्व ये है कि कैन नॉट बी अ कंट्रोल फ्रीक। 135 करोड़ का मुल्क एक सरकार या एक आदमी नहीं चला सकता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 135 करोड़ का मुल्क, 30-35 स्टेट के मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेसी, और यहाँ पर जो काबीना का साइज है, वो ही मिलके चला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, सहमत। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कैबिनेट सिस्टम में, जिसको कि सबवर्ट होता हुआ मैं इंदिरा गांधी के जमाने से दिख रहा हूं, जब इंदिरा जी ने सबसे पहले वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रेरियन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी कॉन्सेप्ट। आपको कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम पता है? आपको अगर आप सर्वे कर लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेटेड पीपल विल नॉट नो द नेम ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम उससे ज्यादा लोग जानते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। तो जो डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेट हो गई प्रधानमंत्री कार्यालय, उसको हमको वहां से डिवोल्यूशन शुरू होना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग का डेवोल्यूशन बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं इसमें ज्यादा मददगार, जिससे हमने शुरुआत की थी कि जो देहातों के आज, वो ये होगा कि हम एक बॉटम्स अप अप्रोच लें। वो बॉटम्स अप अप्रोच जो है, वो जो पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम लाए थे, उसको हमने पनपने नहीं दिया, क्योंकि एमएलए ये नहीं चाहते कि जो फैसले वो करवा लेता है सरकार से, वो सरपंच या वहां का जो सर्कल ऑफिसर है वो मुझे ना रिपोर्ट करे, और वहां के सरपंच को रिपोर्ट करे, पंचायत को रिपोर्ट करे। तो आज के दिन हमको जो पंचायती राज सिस्टम है, अगर हमने उसको सुदृढ़ किया होता, आज के दिन हम देखेंगे कि वो कितना हमारे लिए वो कामयाब सिस्टम हो सकता था। क्योंकि अगर पंचायत का बोलबाला होता तो सवाल नहीं पैदा होता कि किसी गांव में फैमिली हेल्थ केयर सिस्टम ना हो, किसी गांव में या किसी गांव के नजदीक जहां वो नहीं होता। लेकिन ये है आज के दिन, और ये व्यापक स्तर पे है कि मैंने तो नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप ट्रेवल करें, अब तो मैंने किया हुआ, नॉर्थ ईस्ट काफी देखा है। वहां पर कई जगह ऐसी है जहां पर, या राजस्थान में, कि जहां पर पीतल की गागरी उठा के महिलाओं, जितने कॉस दूर पानी की एक
गागरी के लिए चलना पड़ता है, उतने कॉस्ट से ज्यादा शायद उनको दवाई की एक छोटी सी बोतल के लिए चलना पड़ता है। तो जो हमारे हमारे यहाँ जो फोकस रहा है वो हाई एंड मेडिसिन पे है, हाई टेक मेडिसिन पे रहा है, हाई एंड मेडिसिन पे रहा है। आप इस देश में 150 बड़े अस्पताल बना के जो इस देश की आप सेहत का सेहत के लिए आप दवाई नहीं जुटा सकते। इस देश की सेहत के लिए दवाई जुटाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है। आपको एक आर्मी ऑफ केयर की जरूरत है। एक फिल्म बनी थी तेरे मेरे सपने, बहुत बरस पहले देव साहब ने फिल्म बनाई थी, वो मैं उनका बड़ा फैन हूँ। आप जमाने में, उस जमाने में आप भी रहे होंगे, देवानंद साहब की पिक्चर थी। हाँ, देव साहब जो हैं वो वक्त से पहले सोचने वाले व्यक्तियों में, और वो एक बेयरफुट डॉक्टर के कॉन्सेप्ट कि कितनी जरूरत है हमारे गांव में, देहातों में डॉक्टरों की, औषधालयों की। और वो फिल्में तो बनती रही, लेकिन लगता है हमारी सरकारों में से जो लोग निर्णय लेते हैं उनमें कम लोगों ने देखी भी तो रजिस्टर नहीं की, और अगर रजिस्टर भी की तो उन्होंने फॉलो अप नहीं किया है। हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन है वो भी शर्मनाक है। तो इसलिए सरकारें क्या करती है, सरकारें ये करती हैं जी कि वो शॉर्टकट देखती हैं, और हम भी हो जाते हैं वो शॉर्टकट का नमूना देखकर। ये जनता की भी गलती है, क्योंकि वैसे ही नहीं कोई कह गया कि इन अ डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। Yes, of course, because you work for that government. So you've got it, you've got what you deserve. और यही एक्सटेंड में आज के दिन कि जो बकवास आप टीवी पर देखकर और मजे से हंसते और दूसरे की व्यथा पर आंसू बहाने की बजाय आप खुशी मनाते हैं, तो उसके चलते आपको you're also getting the media which instead of empowering you by honest dissemination of news is disempowering you by not telling what you need to know, but by distracting your mind towards issues that you shouldn't be caring about. तो मेरा ये मानना है जी कि ये सब कुल मिलाकर, ये जब घर में कभी ईश्वर न करे किसी घर में आग लग जाए, तो और वो कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट के चलते लग गई है, तो वो व्यवस्था करता है घर में कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। तो हमारे आशियाने में जो आग लगी है बीमारी की, हमको सब व्यवस्था करनी है बात के लिए, ताकि ये बीमारी या कोई ऐसी बीमारी दोबारा हमारे दरवाजे पे आके ना खड़ी हो जाए, और दरवाजे पे क्या, घरों में ना घुस जाए। एंटायर फैमिलीज हैव बीन इन्फेक्टेड एंड दे हैव डाइड। पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, बच्चे अनाथ, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। उनका सोचिए, बनिस्पत इसके कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई टूल किट बना रही है जी, उस पर बवाल हो रहा है। अगर टूल किट कोई बना भी रहा है, अगर टूल किट कोई बना भी रहा है, तो आप पब्लिक लाइफ में हैं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं ना, उनको तैयार रहना चाहिए आलोचना के। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप कैबिनेट सिस्टम का अनुपालन नहीं करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग में नहीं होगी, तो जो आपके डिसीजन जिस तबके को, जिन लोगों को प्रभावित करते हैं, वो भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। भाई आज के दिन वोरा साहब, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली मिल रहा है, प्रधानमंत्री अपने अपने साथियों से मंत्रिमंडल में वर्चुअली मिलते हैं, उन्होंने डीएम्स के साथ जो मीटिंग की वो भी वर्चुअली थी, है ना। हम और आप भी वर्चुअली मिल रहे हैं।
बहुत बड़ा तबका इस समाज का जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, जी, जैसे कि मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेट शुरू में कह रहे थे कि सिस्टम जो था कि इट इज द फेलियर ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑफ द लीडरशिप, जी, वो सिस्टम एकदम से जीवित हो गया, जिंदा हो गया। और वेस्ट बंगाल कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं कह रहा कि आप यू शुड नॉट अलाउ द लॉ टू टेक इट्स कोर्स, कोई ये नहीं कह रहा। लेकिन प्रॉब्लम है फ्रंट लोडिंग की और बैक लोडिंग बिल्कुल, की। क्या चीजें आप फ्रंट लोड कर रहे हो और क्या चीजें आप बैक लोड कर रहे बिल्कुल, हो। तो जो चीजें बैक लोड होनी चाहिए वो फ्रंट लोड हो रही है, और जो फ्रंट लोड होनी चाहिए वो बैक लोड भी नहीं हो रही। तो इसलिए संकट गहरा है। ईश्वर हमारे नेताओं को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और यहाँ में विपक्ष और सत्तारूढ़, ईश्वर उनको विद्युता दे ताकि वो हमारे कुछ काम आ सके। हम तो आते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा सकारात्मक तरीके से काम आ सके। सही कहा। और कभी कभी थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, तो कुछ दिन पहले एक शेर लिखा था। शेर ये था कि सवाल ये कि क्या अब सवाल पूछने बंद कर दें। हाँ, सवाल ये कि क्या अब सवाल पूछने बंद कर दें, क्या अपने जमीर को किसी तहखाने में बंद कर दें। तो सवाल तो लोकतंत्र में पूछे ही जाएंगे, लोग ये तो पूछेंगे। बात तो ये बहुत पुरानी बात है, आपने नया नमूना उसका पेश किया है। गालिब, दिल ही तो है न शंगों की, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए। क्या बात। जब आप हमें रुला रहे हैं तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। बिल्कुल पूछेंगे। और मैं समझता हूं कि जो अप्रोच, बड़े से बड़े क्राइसिस में भी अप्रोच आपकी सैल्यूटरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। मरहम लगाने वाली, और सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री से बड़ा कोई हथियार किसी नेता के पास नहीं। हालांकि एक बार मैंने, मुझे याद है, पीएचडी पे सबने मिलकर उसको, और उस वक्त बहस भी बड़ी अच्छी हुई थी, और माननीय प्रधानमंत्री भी बड़े अच्छे मूड में थे। जी, और उसी दौरान राहुल गांधी ने उठ के कोई एक तर्क का सवाल किया, तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री के चेहरे पे कैमरा गया, तो प्राइम मिनिस्टर वाज स्माइलिंग। इट वाज अ बेनाइन स्माइल, अ वेरी रेयर बेनाइन। और मुझे याद है वहां से लौट के मैंने लिखा था, प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ सच अ स्माइल। बिल्कुल। और वो पढ़ने के बाद बहुत से भाजपा के जो लोग थे उन्होंने मिलके कहा, बहुत बधाई दी और कहा आपने बहुत अच्छा लिखा। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि अब मौका देते रहिए, हम लिखते रहें। अब सरकार मौका दे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, उनको प्रेज करने के लिए बैठे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं, कि हमारा ये भी कर्तव्य है। लेकिन मौका तो दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शक मित्रों, समय की बाध्यता और अ, विनोद जी के समय का भी सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तो मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन फिर किसी दिन जरूर हाजिर होंगे। जाने से पहले कोई एक छोटी सी टिप्पणी आप करना चाहें विनोद जी। कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो, अगर ये हमारे पास माध्यम नहीं होता जिसके जरिए हमने बात की है, अगर ये सब संकट आज से करीबन 20-25 साल पहले इस देश पे आया होता, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे चल, जिन लोगों को बोलने की और बात कहने की आदत है, तो कम से कम हम बोल तो पा रहे हैं, एक दूसरे से तो अपनी बात कह पा रहे हैं। हमको, वी शुड थैंक गॉड फॉर दी स्मॉल मर्सीज। और अगर वो अच्छा वक्त भी नहीं रहा, तो फिर बुरा वक्त भी नहीं रहा। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह जरूर आएगी। बिल्कुल सही कहा। और बहुत पुराना
गीत भी है ये जो विनोद जी ने अभी कहा, और पुराने गीतों में से बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि जो आज भी इंस्पायर करते हैं, शायद आज की रियलिटी को ज्यादा रेलेवेंट रूप से देखते हैं उनको, और वो गाने भले 50, 60, 70 साल पहले लिखे गए, पर शायद वो आज भी उतने रेलेवेंट हैं जितने आगे आने वाले समय में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों मैं लूंगा विदा, थैंक यू। और जाने से पहले मैं विनोद जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के, कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए, बेबाकी से बात की, बहुत सारे मुद्दों पर बात की। बहुत जल्दी दर्शक मित्रों आपसे फिर मिलेंगे। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। शुक्रिया आपका सर।